और किस तरीके से दोनों ही देशों का रिस्पॉन्ड जो है और भारत का जो रिस्पॉन्स जो है वो विदेश नीति के नाते या संदर्भ में रहा है, उस सब पर विस्तार से डॉक्टर प्रदीप जो है वो व्याख्यान देंगे। तो मैं हमारा कॉलेज की तरफ से आर्य कॉलेज पानीपत, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डॉक्टर जगदीश गुप्ता प्रिंसिपल आर्य कॉलेज की तरफ से और स्टूडेंट्स की तरफ से मैं और फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से मैं डॉक्टर प्रदीप जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया और एक ऐसा विषय जो हमेशा से ही, चाहे हम किसी भी फेज में ट्रेवल कर रहे हो, चाहे हम कोल्ड वॉर की स्थिति में हो, वॉर की स्थिति में हो या पीसफुल एनवायरनमेंट की सिचुएशन में हो, विदेश नीति जो है किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमेशा से प्रत्येक नागरिक को डायरेक्ट या इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में टच करती है। और 1947 से पहले भी और 47 के बाद भी हम कई मर्तबा इस बात को समझते आए हैं, देखते आए हैं कि किस तरीके से जो दो मुल्क हैं, जो दो देश हैं, उनके आपस के जो संबंध हैं, आपस के जो रिलेशनशिप हैं, आपस के जो ताल्लुकात हैं, वो किस तरीके से जो है वो बेहतर बनते हैं और किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उन ताल्लुकात में जो तनाव है वो उत्पन्न होता है। और ये सब कुछ किसी भी देश की जो विदेश नीति है या उसको उसको क्रिएट करने वाले जो डिप्लोमेट्स हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, या जो विदेश सचिव या विदेश मंत्री, या आप ये कह सकते हैं किसी भी देश के हुक्मरान, या आप कह सकते हैं कि जो वहाँ के शासन को चलाने वाले जो नेता है, लीडरशिप है, उनके ऊपर डिपेंड करती है। और हमने समय समय पर इस बात को ऑब्जर्व भी किया है, चाहे हमारे पाकिस्तान के साथ जो संबंध रहे हो, या चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, या हम यूएसएसआर जो आज हमें रूस के रूप में एक बड़े कंट्री के रूप में दिखाई देता है, उनके साथ हमारे किस प्रकार से संबंध दिखाई दिए हैं, या किस तरीके से उनमें चेंजेस या परिवर्तन रहे हैं, और कैसे अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन समय समय पर जो है वो शिफ्ट होते नजर आते हैं। तो ये सभी जो ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप हैं, ये एक विदेश नीति का एक पार्ट है। हालांकि आम नागरिक इसको अपने डायरेक्ट एसोसिएट करके नहीं देखता, लेकिन ये किसी ना किसी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली किसी भी देश की, आप ये कह सकते हैं कि जो शासन चलाने वाले जो लोग हैं, विशेषकर जो आइडियोलॉजी बेस्ड आप ये कह सकते हैं कि जो एक थॉट है, थिंक है, तो वो कहीं ना कहीं किसी भी देश की विदेश नीति पर अपना असर डालती है। और समय समय पर इसी कारण जैसे जैसे सत्ताएं परिवर्तित होती हैं, शासन परिवर्तन होता है किसी भी देश का, वैसे वैसे उस नीतियों में जो है वो परिवर्तन हमें दिखाई देता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर डॉक्टर प्रदीप जो है हमारे साथ डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि उनका जो ये व्याख्यान है, जो ये लेक्चर है, हमारे फैकल्टी मेंबर्स ये जो पॉलिटिकल साइंस से डायरेक्ट रूप से ना आप ये कह सकते हैं टच में रहते हो, और स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से ये कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रहेगा। तो मैं अपनी इन्हीं बातों से दोबारा से डॉक्टर प्रदीप का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। और आगे भी हम किसी न किसी रूप में उनकी सेवाएं जो हैं वो लेते रहेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं डॉक्टर प्रदीप को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना व्याख्यान जो है वो शुरू करें। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर विजय। मुझे लगता है कि आपको आवाज शायद मेरी क्लियर आ रही होगी आपके। आ रही है, अभी ठीक आ रही है बिल्कुल सर। जी जी जी। मुझे थोड़ा सा मेरे लैपटॉप पे आपकी आवाज थोड़ा सा क्लियर कम आ रही थी, इसलिए मेरा पूछना एक बार तौर पे ताकि लेक्चर शुरू हो। मैं फर्स्टली आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर विजय being in charge of Department of Political Science, REAPG College, Panipat. Simultaneously, I'm also thankful to Dr. Vikas Kumar, who is also the faculty member of Department of Political Science, REA College, REAPG College, Panipat. And also thankful for the principal, Dr. Jagdish Gupta ji, those who have given me an opportunity to introduce me with the faculty members and the students of your college. And I feel lucky that this academic discourse will also be enriched and fruitful for the students. I hope so. आज का जो विषय है, जो विद्यार्थी आप लोग ग्रेजुएशन के विद्यार्थी होंगे, जहां तक मुझे जानकारी है,
ये जो विषय आपके साथ बातचीत करने के लिए, डिस्कशन के लिए और ओपन डिबेट के लिए रखा गया है, ये चेंजिंग कॉन्ट्यूर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद स्पेशल रेफरेंस टू यूएसए एंड यूएसएसआर। भारत की विदेश नीति के जो बदलते हुए आयाम हैं, भूतपूर्व सोवियत संघ के रिप्रेजेंटेटिव के नाते रसिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संदर्भ में इन दो पक्षों के साथ हम जो है इस पे बातचीत आपके साथ करेंगे। आप सभी ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, इसलिए आप सभी ये विधिवत तौर पर जानते हैं कि जो विदेश नीति है बेसिकली आपके नेशनल इंटरेस्ट, जो नेशनल कंसर्न में रहते हैं और नीड के तौर पर रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हर एक स्टेट जो है वो डोमेस्टिक लेवल पे अपनी नीड को कंप्लीट करने में सक्षम नहीं होता, इसलिए नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के वो दूसरे राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय और ये जो द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंध हैं, ये आपके डिप्लोमेट्स के माध्यम से और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत जो स्टेट्समैन कंसर्न मिनिस्टर जो रहता है वो नेशनल इंटरेस्ट को पार्लियामेंट्री पॉलिसी के माध्यम से दूसरी स्टेट के साथ इंट्रोड्यूस करता है और कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे सिटीजन्स हैं उनकी जो भी नीड्स हैं, जिनको सामान्य तौर पर राजनीति विज्ञान में नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्रीय हित के नाम से हम जानते हैं, और किसी भी स्टेट के लिए, ना केवल अमेरिका और रूस के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए ये जो नेशनल इंटरेस्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू के तौर पर विदेश नीति में काउंट किए जाते हैं। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस राष्ट्र के साथ हम संबंधों की बात करते हैं उसमें बेसिकली दो कंट्रीज मुझे आपके डिपार्टमेंट के द्वारा के लिए प्रोफेसर एंड जिसके माइक ऑन है माइक बंद कर दीजिए। और विकास जी, जिस बच्चे जी जी आप ऑर्गेनाइजर हैं तो आप सभी उसको बंद कर सकते हैं। यस, अब आवाज क्लियर मेरे ख्याल से आपको सुनाई दे रही होगी। जी, हमारा जो कंसर्न है वो सीधा सीधा चेंजिंग कॉन्ट्यूर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी विद स्पेशल रेफरेंस टू यूएसए एंड रसिया। दोनों बड़ी पावर्स रही हैं और यूएसए आज यूनिपोलर पावर स्ट्रक्चर के अंतर्गत डोमिनेट भी करता है, ना केवल पॉलिटिकल इश्यूज में, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इश्यूज को भी वो वर्ल्ड वाइडली अपने डोमिनेंस और हेजेमनिस्टिक कंसेप्ट के आधार पर विश्व राजनीति के अंदर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर डोमिनेट करता है। भारत की विदेश नीति की जब भी बात करते हैं और इन दोनों राष्ट्रों के साथ दिसंबर 1991 से पहले रसिया की बात करें तो फॉर्मर यूएसएसआर, जब तक ये डिसइंटीग्रेट ना हुआ 15 कंट्रीज में, जिसमें लिटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ऐसा करके ये जो 15 देशों में, जिसमें से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक 5 आपके हैं। और उस डिसइंटीग्रेशन से पहले वर्ल्ड वाइडली दोनों जो पावर्स हैं वो सुपर पावर्स के तौर पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अपनी दोनों ग्रुपिंग्स के हिसाब से, चाहे आइडियोलॉजिकल कहिए, कम्युनिज्म के साथ जोड़ के फॉर्मर यूएसएसआर को, और कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूएसए की लीडरशिप में चल रही थी। ये पूरा एक काल है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर के और दिसंबर 1991 तक चलता है। इस पूरे संदर्भ के अंतर्गत जब भारत की विदेश नीति के संदर्भ में बातचीत करना आरंभ करते हैं तो एक प्राइमरी फोकस्ड एरिया के आधार पर हमें पहले यह क्लियर होना चाहिए कि ये जो भारत की विदेश नीति की हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से हम ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के माध्यम से जो सरकार 47 से पहले चल रही थी, जिसको आप 1857 की क्रांति के बाद 1858 से 1947 के 90 वर्ष कह सकते हैं, इस काल में जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो इमीडिएट नेबर्स के साथ हैं चाहे एक्सटेंडेड नेबर्स के साथ हैं, वो सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से, भारत मंत्री के माध्यम से और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो रिप्रेजेंटेटिव के नाते भारत मंत्री के पद को संभालने वाला जो कंसर्न्ड पार्लियामेंटेरियन मेंबर है उसके माध्यम से चल रही थी। और भारत स्वतंत्रता से पहले बहुत कुछ अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू को रखने में ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज और उनके इंटरेस्ट के आधार पर विदेश नीति के अंतर्गत इन प्रिंसिपल बहुत स्टेबल नहीं था, क्योंकि उनके इंटरेस्ट जो हैं उनके अनुसार फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत जो इश्यूज हैं वो एड्रेस किए जा रहे थे। हम सभी ये जानते हैं कि 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो रेडियो टॉक की, उसके अंतर्गत स्पष्टता से विश्व के सामने भारत के पक्ष को रखा कि हम एंटी इंपीरियलिस्ट हैं, एंटी कॉलोनिस्ट हैं, एंटी अपार्थेड हैं
और हम इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड स्टेबिलिटी में विश्वास रखते हैं, और हम अपनी सॉवरेनिटी के साथ दूसरों की सॉवरेनिटी की भी उतनी ही डिग्निफाइड तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं जितना कि हम चाहते हैं। इसलिए एक न्यू बॉर्न कंट्री के तौर पर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के हिसाब से या अपनी सॉवरेनिटी के हिसाब से 1947 में जब भारत इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के माध्यम से भारत और पाकिस्तान द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर आजाद होता है, तो भारत के सामने 2-3 ऑप्शंस हैं, क्योंकि बाइपोलर वर्ल्ड पावर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, कि वेदर ही ज्वाइन द यूएसएसआर और द यूएसए ब्लॉक, दोनों में से किसी को भी ज्वाइन ना करने का जो व्यक्तिगत निर्णय है पॉलिसी के आधार पर, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय हमारे तात्कालिक प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन और उनके एक्सपीरियंसेस और उनके कैबिनेट के सुझाव के बाद ये भारत सरकार का जो निर्णय है, क्योंकि उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ही थी, तो उस समय काल के अंतर्गत हमें लगता है कि जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की और बाद में जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में भी बदला थर्ड वर्ल्ड के साथ, वो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार, जब मैं ये कहता हूं कि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार, तो हमें भारत के इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल तीनों स्ट्रक्चर्स पर ध्यान देना पड़ेगा कि 1947 के अंदर जो सिचुएशन है उसके अंतर्गत हम एक डाउन ट्रोडन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक डिप्राइव्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पर डेमोक्रेसी की एस्टेब्लिशमेंट के इवोल्यूशन की स्टेज अभी हमारी उस समय नहीं थी, ट्रांजिशनल फेज कही जा सकती है कि हमने डेमोक्रेसी को पार्लियामेंट्री सिस्टम के आधार पर अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उसके लिए जो इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी है और उनको स्ट्रेंथन करने की जो प्रोसेस है वो शुरू हुई थी। साथ साथ में जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनके अंतर्गत भी बहुत कुछ हम दूसरों की सहमति से करने के विचार के साथ आजादी के बाद तुरंत विदेश नीति में अपने सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को रखते हैं। इसलिए भारत की विदेश नीति जब 1947 के अंतर्गत इन प्रिंसिपल स्टार्ट होती है, तो आप सभी ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, आप ये समझते हैं कि दोनों पावर ब्लॉक्स के साथ जाना भारत के लिए उस समय वो सही नहीं था। उस समय की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक से एड्रेस करने के लिए इन दोनों के बीच का ही रास्ता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय अडॉप्ट किया वो प्रशंसनीय था। और विदेश नीति के एक बेसिक प्रिंसिपल के तौर पर भले ही आज बाइपोलर वर्ल्ड पावर पॉलिटिक्स समाप्त हो गई हो और यूनिपोलर पावर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता हो, जिसके साथ साथ रीजनल ग्रुपिंग्स या रीजनल पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो गई है, चाइना जैसे एस्पिरेशनल कंट्रीज जो अब अपने आप को एशियन कंट्रीज तक सीमित नहीं रखते, बल्कि यूएसए के काउंटर पार्ट के तौर पर इंटरनेशनल फेम के साथ अपने आप के रिकॉग्निशन को स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी पूरी परिस्थितियों को जब ध्यान में देते हैं तो हमें ध्यान आएगा कि 1947 के अंतर्गत ये जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी बायलैटरल लेवल पे भारत ने शुरू की, जिसको 1961 में शुरू करके मूवमेंट के रूप में थर्ड वर्ल्ड के साथ, खास करके एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और वो अंडर डेवलपिंग या अनडेवलप्ड कंट्रीज जिनके पास ऑप्शंस नहीं थे अपनी इकोनॉमीज को बूस्ट करने के लिए, टेक्निकल असिस्टेंस नहीं था सुपर पावर्स की तरफ से बहुत ज्यादा, वो एफडीआई को होस्ट करना चाहते थे तो उनकी मार्केट्स इतनी सक्षम नहीं थी कि उनकी परचेजिंग पावर क्योंकि उस समय के सिटीजन्स की नहीं थी। तो ये बहुत सारे कारण हैं, और साथ साथ में जो एजुकेशन रेशियो है उन सब कंट्रीज के अंतर्गत जो कि किसी भी नेशन की यूथ स्ट्रेंथ के साथ शुरू होता है, वो उस समय उतना स्ट्रेंथन पोजीशन में नजर नहीं आता कि ये कंट्रीज इंडिपेंडेंटली इन दोनों पावर ब्लॉक्स में से किसी के साथ भी जुड़ने का साहस दिखा पाती हूँ। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का विदेश नीति के तौर पर जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को शुरू करना है वो भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत के आधार पर ही शुरू होता है। और आज 21st सेंचुरी के अंतर्गत जब इवेलुएट करते हैं तो हमारी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, पंचशील, पीसफुल कोऑर्डिनेशन या फ्रेंडशिप के साथ चलती हैं, या पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट जो लंबे समय तक यूएसए की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट रहा है। आपको छोटे छोटे पार्ट्स में भारत ने भी आरंभिक काल में पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट, और वो भी कोहेरेंस के साथ, कोऑपरेशन के साथ, चाहे इमीडिएट नेबर्स हैं और चाहे एक्सटेंडेड नेबर्स हैं, दोनों के साथ अपनी एंगेजमेंट के साथ शुरू किया है, ताकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर जो आजाद हुआ है और जो साउथ एशिया के अंदर अपने आप को इंडियन सबकॉन्टिनेंट के तौर पर रिप्रेजेंट करता है,
और जिसका पॉपुलेशन साइज उस समय भी बड़ा था और आज भी 130 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन की वजह से वो दुनिया का बड़ा एकमात्र डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जा सकता है। वो जो रिप्रेजेंटेशन भारत की विदेश नीति के साथ आरंभ होती है, उसके अंतर्गत भारत जो है बहुत सारी कंपल्सन्स के साथ विदेश नीति को शुरू करता है, और ये कंपल्सन्स इंटरेस्ट के साथ जुड़ करके अपने बायलैटरल रिलेशंस को यूएस से और उस समय काल के अंदर फॉर्मर यूएसएसआर और 91 के बाद रसिया के साथ कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि इंडिया की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इसमें हमारी स्थिति क्लियर है कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के अलावा मुगल काल लंबे समय तक रहा है यहाँ पर, जिसके अंदर 1526 से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम, बहादुर शाह जफर, 7 से लेकर के 9-10 तक व्यवस्थाएं एक ही परिवार के क्लैन सिस्टम के अंतर्गत और इंपीरियलिस्ट पावर के आधार पर यहाँ रही है। 1757 के पलासी के युद्ध के अंतर्गत जो 3 स्टेटों का रेवेन्यू कलेक्शन और 1764 के अंदर बक्सर के युद्ध के बाद 2 दूसरी स्टेटों का रेवेन्यू कलेक्शन और उसके बाद 1857 तक मैक्सिमम स्टेट्स पर जो कंट्रोल है, ये 500 साल का जो पूरा इंपीरियलिज्म का पावर्स का जो भारत पर कंट्रोल रहा है, उसके अंतर्गत विदेश नीति के अंतर्गत जो संबंध बने हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड रहे हैं, और कॉलोनियल पावर्स ने अपने हिसाब से जहां जहां रिलेशन मेंटेन करने थे वहां वहां किए, और जहां से ब्रेक डाउन करना था वहां किया गया। लेकिन ये जो 47 का स्टेप है, जो मैं बार बार इस नॉन अलाइनमेंट शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जिसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा एकेडमिक्स में, इंटेलेक्चुअल हाउसेस में होती रही है और होनी भी चाहिए, वो एक बेसिक आधार के तौर पर शुरू होती है। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है और बाइपोलर पावर स्ट्रक्चर सामने आता है और मिलिट्री पैक्ट्स का निर्माण शुरू होता है, यूएसए अपने आप में सीएटो, सेंटो और नेटो 3 मिलिट्री पैक्ट्स की स्थापना करता है, और कुछ कंट्रियों को अपने इंटरेस्ट बेस, रीजनल इंटरेस्ट के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा रीजनल इंटरेस्ट के आधार पर वो जो ग्रुपिंग है मिलिट्री पैक्ट्स की, और साइमल्टेनियसली फॉर्मर यूएसएसआर उसको विरोध करता है, लेकिन वॉर्सो पैक्ट की स्थापना उसी के काउंटर पार्ट के तौर पर, क्योंकि वो भी एक सुपर पावर को रिप्रेजेंट कर रहा था, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ वहां भी 1917 की रिवॉल्यूशन के बाद जो लेनिन की रिवॉल्यूशन है और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना है, वहां पर भी रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस स्तर तक पहुंचा है कि वो यूएसए को उस समय कम्पीट कर रहे थे। इसलिए ये जो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसके आधार पर फॉर्मर यूएसएसआर कम्युनिस्ट ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है और दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट पावर के तौर पर यूएसए अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, इस पूरे दोनों पावर ब्लॉक्स के अंतर्गत द्विध्रुवीय विश्व के अंतर्गत भारत जैसे नव उदित राष्ट्र के लिए अपने विदेश नीति के अंतर्गत नॉन अलाइनमेंट का पक्ष बहुत महत्वपूर्ण तौर पर कहा जा सकता है। इसके साथ अब हमारा कंसर्न होता है कि ये जो इंडियन सब कंटिनेंट के नाते या साउथ एशिया के अंतर्गत जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, तो इंडिया का आज जब 21st सेंचुरी के अंतर्गत उसकी विदेश नीति के संदर्भ में इवेल्युएशन करते हैं, तो हमें ध्यान में आएगा कि इंडिया का जो एस्पिरेशन लेवल है वो कम से कम इतना जरूर अपने आप को चाहता है कि उसको साउथ एशिया के अंतर्गत एक रीजनल पावर के तौर पर इंटरटेन किया जाए, और वर्ल्ड पावर पॉलिटिक्स के जो इश्यूज हैं उसके अंतर्गत जो कंसर्न्ड एरिया है उसके संदर्भ में भारत की भूमिका जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज की जाए। इसलिए रीजनल पावर के तौर पर साउथ एशिया में इंडिया का जो क्लेम है वो रीजनल आइडेंटिटी, रीजनल रिकॉग्निशन के साथ है। इंडिया अपने आप को किसी पावर पॉलिटिक्स के अंतर्गत ना तो आजादी से पहले किसी स्थिति में पाता है और ना ही आजादी के बाद इंटेंशनली हमने किसी भी पावर ब्लॉक के साथ जुड़ करके किसी भी पावर पॉलिटिक्स के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया है। इवन कि हमारे चारों तरफ जो हमारे 2 इमीडिएट नेबर्स हैं, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान और चाइना है, चाइना ने इंडिया को इन सर्कल कर लिया है। पर्ल ऑफ स्प्रिंग एक शब्द हम यूज करते हैं, जिसके माध्यम से हमारे जो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में लगते हुए जो राष्ट्र हैं, जिसमें बांग्लादेश है, म्यांमार है या पाकिस्तान है, इन सब के अंतर्गत छोटे छोटे सैन्य ठिकाने जो हैं, सैन्य गठबंधन करके, और वो उन्होंने भारत को इन सर्कल करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ हमारे इमीडिएट टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स हैं,
वो अकेले आज के दिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में नहीं है, बल्कि उसकी जो इंक्रोचमेंट है थ्रू टेररिज्म या सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के माध्यम से, चाहे वो पंजाब में चलाए गए सेपरेटिस्ट मूवमेंट में उनका सहयोग हो, और चाहे जम्मू कश्मीर या राजस्थान के माध्यम से भारत के अंतर्गत सॉवरेनिटी का ध्यान ना रखते हुए भारत के अंदर डिस्टरबेंस करने के संदर्भ में हो। इन सब संदर्भों को देखते हैं तो भारत के लिए सबसे बड़ा पक्ष विदेश नीति के अंतर्गत इन दोनों पावर ब्लॉक्स के साथ, यूएसए और रसिया के साथ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक तीनों आधार पर जुड़ता है। इन तीनों पक्षों को जब ध्यान से देखते हैं तो हमें ध्यान में आएगा कि जो भी विदेश नीति के अंतर्गत बायलैटरल या मल्टीलैटरल रिलेशंस डेवलप होते हैं, उनकी अपनी कुछ कंपल्सन्स होती हैं और कुछ इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी दूसरी कंट्री के साथ फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेटिक स्टेप्स के आधार पर जुड़ते हैं। इसलिए भारत की जो कंपल्सन्स हैं यूएसए और यूएसएसआर के साथ या वर्ल्ड पावर पॉलिटिक्स के हिसाब से, उसके अंतर्गत स्पष्ट तौर पर है कि भारत अभी एक इकोनॉमिक आइडेंटिटी के तौर पर अपनी डेवलपमेंट के लिए बहुत एक्सपेक्ट करता है इन दोनों पावर ब्लॉक से कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हो, इकोनॉमिक असिस्टेंस मिले, ट्रेड बढ़े, दोनों ही कंट्रीज के साथ बढ़े, और ट्रेड के साथ साथ जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो मनमोहन सिंह के काल से ही जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस शुरू होती है, उस प्रोसेस के अंतर्गत भारत लगातार एक्सपेक्ट कर रहा है कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हिंदी भाषा में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश बोलते हैं, वो इन दोनों पावर ब्लॉक से हो। लेकिन भारत ने जितना सोचा है 1990-91 के बाद से और 2021 तक, वो उतना नहीं हुआ है। जिन अक्षेत्रों के अंदर सोचा है उन अक्षेत्रों के अंतर्गत भी नहीं हुआ है। चाहे उसमें मनमोहन सिंह या नरसिम्हा राव के इनिशियल स्टेज पर इसको प्रमोट करने के संदर्भ में देखें, और चाहे मोदी टेन्योर के अंतर्गत इसको फास्टन करने के संदर्भ में मित्रतापूर्ण संबंधों के साथ जोड़ करके देखें। इसलिए अमेरिका के साथ और भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ इकोनॉमिकल असिस्टेंस, ट्रेड, एफडीआई या ज्वाइंट वेंचर्स और एड की बहुत ज्यादा संभावना अमेरिका से, फॉर्मर यूएसएसआर से रही है, जो कि बहुत सीमित मात्रा में मिलती रही। इसलिए विदेश नीति के अंतर्गत जो कंपल्सन है भारत की, वो है कि अपने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाना, ताकि इतने डेंस और पॉपुलेशन साइज के कंट्री को, नेशन को, स्टेट को, उसकी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए इन दोनों बड़ी शक्तियों का सहयोग मिल सके। लेकिन इस सब के अंतर्गत कंसिस्टेंटली एफर्ट करने के बाद भी अमेरिका अपनी पॉलिसी ऑफ बार्गेनिंग के माध्यम से, जहां भारत की जरूरत होती है भारत का सहयोग लेता है, और जहां पाकिस्तान की जरूरत होती है वो लगातार पाकिस्तान को प्रमोट करने की कोशिश करता है। लेकिन दो तीन पक्ष ऐसे जरूर कहे जा सकते हैं जिससे अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो ट्रेमेंडस चेंजेस आए हैं, जिसके माध्यम से हम इस टाइटल को जस्टिफाई कर सकते हैं कि चेंजिंग कॉन्ट्यूर्स भारत की विदेश नीति के अंतर्गत यूएसए के संदर्भ में क्या है। तो उसके अंतर्गत एक तो 9/11 का जो टेररिस्ट अटैक है, उसके बाद अमेरिका का जो पर्सपेक्टिव है साउथ एशिया के अंतर्गत, जिस बात को इंडिया बार बार कह रहा था कि पाकिस्तान टेररिज्म को एक्सटेंड कर रहा है और इंक्रोचमेंट कर रहा है टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंतर्गत, 9/11 के टेररिस्ट अटैक के बाद यूएस की फॉरेन पॉलिसी में ये टिल्ट रिकॉग्निशन के साथ भारत के पक्ष में आया है, जिसके माध्यम से भारत के टेररिज्म के पक्ष को अंतरराष्ट्रीय सतह पर इस वर्जन के साथ स्वीकार किया गया कि पाकिस्तान इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और उसके बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर अंतरराष्ट्रीय सतह पर अमेरिका के सहयोग से बैन भी लगे हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगी हैं कई सारे एरियाज के अंतर्गत, जो कि पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली इन सुपर पावर्स के इंटरेस्ट की वजह से जुड़ी हुई थी। दूसरा पक्ष इंडो पैसिफिक की जो पिछले 10 साल के अंतर्गत जो पॉलिसी साउथ ईस्ट एशिया के कंसर्न में कही जा सकती है, वहां पर भी यूएसए की जो पॉलिसी है वो भारत के समर्थन और भारत को रीजनल पावर के तौर पर और एक स्टेबल डेमोक्रेसी के तौर पर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करने के संदर्भ में भारत की विदेश नीति की सक्सेसफुल स्टेप के तौर पर उसकी महत्वता को दर्शाती है। उसके पीछे कारण ये है, आप ध्यान से देखें तो वियतनाम के अंतर्गत जो अमेरिकन फोर्सेस लंबे समय तक रही, और जब
वहां से विड्रॉ करती हैं अमेरिकन फोर्सेस, तो एक पूरा पावर वैक्यूम जो है वो साउथ चाइना सी के अंतर्गत नजर आता है, जिसको फिलअप करने के लिए ना केवल चाइना ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, और भारत भी आसियान कंट्रीज के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस की वजह से उनको इस बात की और कन्विंस करने में सफल हो पाता है कि भारत की जो इकोनॉमी है और आसियान के ये जो 10 देशों की इकोनॉमीज हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक सेम है। पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत काफी सारे इंस्टीट्यूशंस की स्टेबिलिटी और उसकी इवोल्यूशन और डेवलपमेंट एक जैसी है। कई सारे राष्ट्रों की फ्रीडम मूवमेंट एक साथ शुरू हुई है और वो भी डेमोक्रेटिक आउटलुक को पसंद करते हैं। और दूसरा पक्ष ये कि जब उन राष्ट्रों के साथ इस पावर वैक्यूम को साउथ चाइना सी में भरने के संदर्भ में चाइना और दूसरी पावर्स एफर्ट कर रही थी, तो उस अक्षेत्र के अंतर्गत भारत अपने पक्ष को समझाने में सफल रहा कि एक तो हम हेजेमनिस्टिक नहीं है, दूसरा हम स्ट्रेटेजिकली इन छोटे राष्ट्रों के लिए कहीं भी मिलिट्री के स्ट्रेंथ की वजह से थ्रेटनिंग पोजीशन में नहीं है, तीसरा ये कि भारत का इंटरेस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर के है, जिसकी वजह से 1992 में आसियान के अंतर्गत भारत को सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बनाया गया, 95 में फुल डायलॉग पार्टनर बनाया गया और 2001 में आसियान के लिए जो स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म है आसियान रीजनल फॉर्म, उसका मेंबर बनाया गया। ये वो पक्ष हैं जिससे हमें समझ में आता है कि जो अमेरिकन इंडो पैसिफिक पॉलिसी से पहले का जो वर्जन साउथ ईस्ट एशिया में चल रहा है, उसमें भारत की स्वीकृति है, जिसको 10 साल पहले शुरू की गई अमेरिकन इंडो पैसिफिक पॉलिसी में एज इट इज स्वीकार कर लिया गया। ये अमेरिका के और भारत के संबंधों की पिछले एक डिकेड के अंतर्गत जो मित्रतापूर्ण व्यवहार है उसके स्टेबिलिटी के संदर्भ में कहा जा सकता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 9/11 के टेररिस्ट अटैक के बाद भारत के वर्जन को इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेसफुल इस आधार पर स्वीकार किया गया कि भारत कह रहा था बहुत लंबे समय तक कि पाकिस्तान इन सब गतिविधियों में इन्वॉल्व है, चाहे वो टेररिज्म है, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, चाहे सेपरेटिज्म या फंडामेंटलिज्म की जो फीचर्स हैं जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज पर पाकिस्तान के द्वारा इनिशिएट की जा रही हैं और भारत की सॉवरेनिटी को उससे खतरा है। इसमें अमेरिका ने इस पूरे वर्जन को इंडो पैसिफिक पॉलिसी में स्वीकार किया और भारत को एक अघोषित अलाई के तौर पर पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंतर्गत चाइना को काउंटर करने के संदर्भ में स्वीकार किया और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत भारत का वर्चस्व इस काल के अंतर्गत बढ़ा है, चाहे वो साइकोलॉजिकल ही क्यों ना हो, लेकिन उसके परिणाम कहीं ना कहीं आने वाले समय में इकोनॉमिक रिलेशंस में ट्रेड को बढ़ावे के रूप में और डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी के आधार पर इंडिया की रिकॉग्निशन को वर्ल्ड वाइडली स्टेबल डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में रिप्रेजेंट करने में सहायक होगा। इसलिए दो वर्जन हैं जो पिछले 20 वर्षों के अंतर्गत अमेरिका के एटीट्यूड में भारत की विदेश नीति के परिवर्तन के संदर्भ में कहे जा सकते हैं। एक 9/11 का टेररिस्ट अटैक के बाद का वर्जन और दूसरा इंडो पैसिफिक पॉलिसी के अंतर्गत चाइना की बजाय साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भारत के वर्जन को स्वीकार करना, उसको एक स्टेबल डेमोक्रेसी के आधार पर एक अच्छा अलाई, एक अच्छा मित्र स्वीकार करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, एकेडमिक्स और ट्रेड दोनों में ही उसके वर्जन को बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ा आयाम कहा जा सकता है, जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो आज हमारा एक्सटेंशन लेक्चर का जो टाइटल है चेंजिंग कॉन्ट्यूर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद यूएसए कि क्या टिल्ट हुआ, तो ये वो दो पक्ष हैं जो पिछले 20 वर्षों के अंतर्गत फॉरेन पॉलिसी के डायनामिज्म में जो चेंजेस के रूप में नजर आते हैं, चाहे इंडो पैसिफिक पॉलिसी है और चाहे भारत का इंटरनेशनल लेवल पे आतंकवाद के खिलाफ जो वर्जन 50 साल से चल रहा था, उसको 9/11 के इलेक्शन के बाद अमेरिका की और अंतरराष्ट्रीय सतह पर बहुत सारे ताकतवर लोगों की स्वीकृति के संदर्भ में है, जिससे पाकिस्तान पर बहुत सारे काउंटर्स खड़े किए गए, बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया और भारत के वर्जन को स्वीकार किया गया। इन दोनों पक्षों को जब ध्यान से देखते हैं तो हमें ध्यान में आएगा कि ये जो भारत के अमेरिका के साथ संबंध हैं उनको कई सारे उतार चढ़ाव के साथ आप डिफरेंट फेजेस में देख सकते हैं। यदि आप ध्यान से देखें
तो इन पूरी जो कंपल्सन्स हैं, डिफरेंसेस हैं या इंटरेस्ट हैं, इन सब के आधार पर भारत की जो समताएं हैं वो लगातार इस अमेरिका के साथ संबंधों में ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक संदर्भ में प्रमोट की जा रही हैं। और अमेरिका के साथ संबंधों के मूल्यांकन के समय चाहे छोटा राष्ट्र है चाहे बड़ा राष्ट्र है, उन सब के अंतर्गत नेशनल इंटरेस्ट जो है वो एक बड़ी कंपल्सन के तौर पर है। और भारत को स्ट्रेटेजिकली अमेरिका मिलिट्री ज्वाइंट ऑपरेशंस के अंतर्गत चाहे नेवल एक्सपेंशन हो और चाहे एयरफोर्स के अंतर्गत इक्विपमेंटल टेक्निकल असिस्टेंस हो, और चाहे अभी 4 साल पहले भारत सरकार ने जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स और प्रोडक्शन के लिए बाहरी अक्षेत्र के लिए उसको खोल देना है, चाहे उसमें अमेरिका के सहयोग की जरूरत हो, उन दोनों तीनों पक्षों के हिसाब से परिवर्तन महसूस किया जा रहा है। साथ में जब भारत अमेरिका संबंधों को एनालाइज करते हैं तो कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी हमें समझना होगा कि भारत अमेरिका के संबंध बायलैटरल रिलेशंस में सुपर पावर के अलावा किस तरीके से संदेह के, सहयोग के, नई समीकरण के, मतभेद के, इन चारों पांचों पक्षों के आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये कब कब किस वजह से संबंधों में उतार चढ़ाव आता रहा है। तो पहला जो पक्ष है 1947 से 54 तक का, इसके अंतर्गत दोनों भारत और अमेरिका के मध्य संदेहास्पद स्थिति कोल्ड वार की वजह से रही है, जिसकी वजह से ना तो भारत और ना ही अमेरिका एक दूसरे को कन्विंस करने में सफल नहीं हो पाए। दूसरा पक्ष ये है कि साउथ एशिया के अंदर जो इंडिया का एस्पिरेशन लेवल है वो स्वयं को इंडियन सब कंटिनेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज कराना चाहता था, जो कि उसने नॉन अलाइनमेंट और पंचशील के माध्यम से शुरू किए, जिसमें अमेरिका ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तीसरा पक्ष यह कहा जा सकता है कि चाइना के अंतर्गत जो 1949 की जो चाइना को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री के तौर पर भारत ने जो मान्यता दी वो अमेरिकन परसेप्शन के अनुसार ठीक नहीं थी। चौथा जो पक्ष कहा जा सकता है कि जो उत्तरी कोरिया के संदर्भ में 1950 में एक समय काल है जब 25 जून और 27 जून को अमेरिका और भारत दोनों ही अमेरिका के उत्तरी कोरिया के पक्ष में एक स्टेटमेंट मिलती जुलती देते हैं, लेकिन बाद में दोनों अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ने भारत के इस वर्जन को एक सुपर पावर की डोमिनेंस और हेजेमनी को एक तरीके से चैलेंज करने के रूप में स्वीकार किया और भारत के साथ स्मूथ रिलेशन 47 से और 54 के काल के अंतर्गत नजर नहीं आते हैं। चौथा पक्ष ये कहा जा सकता है या पांचवा पक्ष कहिए कि यदि 47 से और 54 के काल में देखें तो पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो सीटों का मेंबर रहा है और अमेरिका का बहुत लंबा सहयोग इनिशियल स्टेज से ही पाकिस्तान को मिलता रहा है, तो भारत के लिए ये बहुत एक बड़ी हर्डल के तौर पर है कि भारत अपने आप को साउथ एशिया में एक डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ और एक रिलायबल, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट कंट्री के तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस में सुपर पावर के सामने रख रहा है, लेकिन उसकी रिकॉग्निशन भारत को ना मिलकर के इंटरेस्ट बेस्ड और पाकिस्तान के समर्थन में जाती है, जिससे दोनों संबंध उस समय काल के अंतर्गत ठीक से नहीं कहे जा सकते हैं। इनके अलावा जो कश्मीर का इश्यू है उस समय काल 54 से पहले, वो भी भारत अमेरिका संबंधों के अंतर्गत पाकिस्तान के वर्जन को स्वीकृति की वजह से भारत इसको अपनी सॉवरेनिटी के साथ जोड़ करके देखता रहा और कोल्ड वार के पीरियड के अंतर्गत इस इनिशियल फेज में ऐसा नहीं नजर आया। लेकिन 1955 से और 71 तक के पीरियड के अंतर्गत कुछ एक संभावनाएं हैं जो बदलाव की हैं और विरोध की हैं। भारत अमेरिका संबंधों के अंतर्गत सहयोग भी नजर आता है और विरोध भी नजर आता है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक कारण ये है कि 1953 में जब स्टालिन की मृत्यु हो जाती है तो जो फॉर्मर यूएसएसआर की पॉलिसी फ्रेंडशिप की भारत के प्रति 2 कदम आगे बढ़ के सहयोग करने की थी, वो समाप्त हो जाती है और उस काल के बाद भारत ने अपने आप को पीसफुल कोऑर्डिनेशन के आधार पर जो ख्रुश्चेव ने पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी इंटरनेशनल लेवल पे, उससे भारत को बहुत सहयोग ना मिलने की वजह से अमेरिका की तरफ झुकाव जो है उस समय काल के अंतर्गत नजर आता है। और साथ में ये भी नजर आता है कि जो भारत अपने इमीडिएट नेबर के तौर पर 1954 के अंतर्गत पंचशील के सिद्धांत और हिंदी चीनी भाई भाई और इसके साथ जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को
पॉलिटिकल इश्यूज और इकोनॉमिक इश्यूज के साथ, कोऑपरेशन के साथ, चाइना के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ाना चाहता है, हल करना चाहता है, वो भी अमेरिका को कम पसंद आया, जिसकी वजह से इस काल के अंतर्गत दोनों में विरोध नजर आता है, भारत पाकिस्तान न भारत और चाइना के संबंधों में उस समय सहयोगात्मक प्रवृत्ति की वजह से। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो बदलाव के रूप में कहे जा सकते हैं, जिसमें नॉन अलाइनमेंट अपने आप में इसी काल के अंतर्गत 61 में एक बायलैटरल पॉलिसी की बजाय एक मूवमेंट में बदलती है, और अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ दोनों को ही लगता है कि भारत जो है वो अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी के तौर पर, एक अलग एस्पिरेशन के लेवल पर इन दोनों पावर्स के बीच में अपने रिप्रेजेंटेशन को स्थापित करना चाहता है। इसलिए दोनों की ही लॉयल्टी भारत को उस समय प्राप्त नहीं हो पाती, लेकिन समय, परिस्थितियां और विदेश नीति या राष्ट्रीय हित के अनुसार फॉर्मर यूएसएसआर ने काफी सहयोग भारत की विदेश नीति के स्टेप्स के अनुसार भारत के आर्थिक विकास में और सैन्य रक्षा संबंधों में उस समय काल के अंतर्गत किया है। इन सब चीजों को ध्यान में देखते हैं तो जो अमेरिकन सहयोग है उस समय काल के अंतर्गत भारत को आर्थिक सहायता जो है वो $80 मिलियन की अमेरिका उस समय काल के अंतर्गत देता है। लेकिन ये बहुत छोटी जो है वो अमाउंट है, जिसके अंतर्गत हम बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकते कि 1963 के दशक में ये अमेरिकन जो सहयोग है, चाहे वो तारापुर के अंतर्गत आणविक शक्ति के विकास के संदर्भ में अमेरिका ने दिया हो $8 करोड़, या ये सहयोग, ये बहुत छोटी अमाउंट है जो उस समय काल के अंतर्गत नजर आते हैं। इन सभी पक्षों को देखते हैं तो हमें ध्यान में आएगा 1965 से 71 के बीच में देखिए 2-3 युद्ध भी हमारे ऐसे रहे हैं, चाहे 48 का पाकिस्तान के साथ हो, चाहे 62 का चाइना के साथ हो, चाहे 65 और 71 का पाकिस्तान के संदर्भ में रहा हो। इन दोनों सुपर पावर्स का सहयोग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चला है, और भारत की कंपल्सन ये रही है कि वो इकोनॉमिकली बहुत वाइब्रेंट कंट्री नहीं रहा, अब तक भी वो अपनी रैपिड इकोनॉमी के ट्रैक पर नहीं चढ़ पा रहा है। प्रोडक्शन बहुत कम है, जो कि आज ट्रेड के अंतर्गत एक्सपोर्ट करने की वजह से आपके ट्रेड बैलेंस को आपकी इकोनॉमी में स्ट्रेंथन करने के पक्ष के रूप में देखा जाता है, वो बहुत कम है। देखिए 48 का वॉर है, 62 का चाइना वॉर है, जिसके अंतर्गत जो मिलिट्री हेल्प है वो अमेरिका उस समय एयरफोर्स के उपकरणों के संदर्भ में भारत को देने की घोषणा करता है, लेकिन नहीं देता है। 71 के अंतर्गत आप ध्यान से देखें तो फॉर्मर यूएसएसआर के साथ हमारी 20 वर्षीय जो संधि है फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन की, और वो जब पाकिस्तान के विरोध में और भारत के समर्थन में अपने समुद्री बेड़े को बांग्लादेश की आजादी की मूवमेंट के संदर्भ में भेजता है, तो अमेरिका जो है वो अपने 7th फ्लीट को उससे पहले भेजता है। ये वो कंसर्न है जो नेशनल इंटरेस्ट में स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर दोनों में से भारत किसको चुने, तो भारत के लिए रसिया जो है वो आज भी 91 के बाद एक स्टेबल फ्रेंड के तौर पर एनालिस्ट और एकेडमिशियंस मानते हैं। उसका पक्ष, उन सब का पक्ष ये है कि यूएसए जो है वो बहुत प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी में विश्वास रखता है, और उसकी पॉलिसी हमेशा ही पॉलिसी ऑफ बार्गेनिंग रहती है, और पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट के आधार पर वो किसी भी राष्ट्र के साथ किसी भी फॉरेन पॉलिसी के आयाम को अपनी सुविधा के अनुसार बदल लेता है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। इसलिए उसके साथ संबंधों में स्थिरता भारत की विदेश नीति के संदर्भ में आने वाले समय में ही अंदाजा लग पाएगा कि जो टिल्ट मोदी काल में हुआ है, जो हल्का टिल्ट है, बहुत ज्यादा आयाम में परिवर्तन नहीं है, लेकिन ये परिवर्तन जो फ्रेंडशिप का आधार पर शुरू होता है, क्या वो व्यापारिक सहयोग में बदल पाएगा, क्या उसे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अलावा जब भारत की एक कंपल्सन की बात साउथ एशिया के संदर्भ में करते हैं, जिससे विदेश नीति डायरेक्टली प्रभावित होती है इन दोनों पावर्स के हिसाब से, वो है चाइना फैक्टर। देखिए हम दोनों पावर ब्लॉक्स की बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे इमीडिएट एनिमी के तौर पर आप चाइना को भूल नहीं सकते हैं, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इतना मुझे कहना चाहिए बीइंग ए टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि आप चाइना के बारे में चाहे जो कुछ कहें, लेकिन चाइना को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो वर्ल्ड की एक बहुत बड़े इकोनॉमिक साइज की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, और पूरी दुनिया का 37% प्रोडक्शन अकेला चाइना करता है। अमेरिका केवल 16% प्रोडक्शन करता है, ब्रिटेन केवल 11-12% करता है, रसिया का 10% के आसपास है। तो आज के दिन ये जो हमारा टाइटल है बहुत सुटेबल है कि चेंजिंग जो कॉन्ट्यूर्स है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के,
वो चाइना को इग्नोर किए बिना इन दोनों सुपर पावर्स के साथ इंटरेस्ट बेस नहीं हो सकते हैं। संभव नहीं है कि आप चाइना को इग्नोर ही नहीं कर सकते कि उसकी इकोनॉमी का साइज हमारे से कई सौ गुना बड़ा है, उसकी मिलिट्री की स्ट्रेंथ, उसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और उसके साथ साथ जो फैसिलिटीज उन्होंने अपने सैन्य उपकरणों के साथ सैनिकों को प्रदान कर दी हैं, या जो एक पूरी पक्की रोड और कॉलोनीज हमारे टेरिटोरियल बॉर्डर पर बना दी हैं, जिसकी वजह से भारत के लिए हमेशा ही सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के समस्या रहेगी। व्यापारिक तौर पर चाइना का जो एस्पिरेशनल लेवल है, अब वो भारत के साथ कंपीट नहीं करता, इस बात को समझना है हमें। चाइना भारत के साथ कंपीट नहीं करता है, बल्कि चाइना यूएसए के साथ कंपीट करता है और अपने आप को एक बड़ी पावर के रूप में रिप्रेजेंटेशन और रिकॉग्निशन के लिए एफर्ट करता है। जबकि भारत की समस्या यह है कि भारत केवल साउथ एशिया में अपनी रिकॉग्निशन के लिए क्लेम करता है। इस पक्ष के अंतर्गत हमें ध्यान में रखना होगा कि ये जो 37% प्रोडक्शन है दुनिया के अंतर्गत, जो चाइना का अकेला है, ये सारे ट्रेड बैलेंस को, दुनिया के ट्रेड बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत खतरनाक है। भारत का केवल वर्ल्ड वाइडली टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन में 1.5% शेयर है। तो आप कैसे कहेंगे कि आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, आपकी इकोनॉमी जो है स्ट्रेंथन होगी? आप 37% प्रोडक्शन करने वाले चाइना के साथ कंपीट करना चाहते हैं और फिर आप यूएसए और यूएसएसआर के साथ संबंधों में स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो संबंधों में, चाहे चाइना के साथ संबंधों में स्टेबिलिटी हो, चाहे यूएसए के साथ हो, चाहे रशिया के साथ हो, फर्स्टली हमें अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करना होगा। अपनी विदेश नीति के उन प्रिंसिपल्स को तभी हम एक्सरसाइज कर पाएंगे जब आप डोमेस्टिक लेवल पर अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर पाएंगे, अपने डोमेस्टिक सिटीजन्स की नीड को पूरा कर पाएंगे, तभी आप जाकर के अपनी टेरिटरी से बाहर कुछ क्लेम करने की स्थिति में आएंगे। इसलिए जो ये हमारा जो टाइटल है, चेंजिंग कॉन्टूर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद स्पेशल रेफरेंस टू यूएस एंड यूएसएसआर, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हमें इन दोनों महाशक्तियों के साथ संबंधों को इकोनॉमिक आधार पर, पॉलिटिकल इश्यूज में कोई डिस्प्यूट है उसको भी इग्नोर करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू को भी बहुत समझदारी से डील करना पड़ेगा, चाहे दोनों देशों से सैन्य उपकरण खरीदने हो, चाहे टेक्निकल असिस्टेंस लेना हो, और चाहे अपने सर्विस सेक्टर के लोगों को वहां एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पेस दिलाना हो, जो मोदी काल में नजर आता है। लेकिन वो ज्यादातर उसके एफर्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड के संदर्भ में नहीं कहे जा सकते। एक इन्वायरमेंट जरूर क्रिएट किया गया है जिसमें कुछ पॉजिटिविटी जो इंडियन डायस्पोरा वो फील करता है, अदरवाइज ट्रेड आउटकम्स में नहीं है अभी तक। तो इसलिए ये जो पूरा इशू है, इस इशू के अंतर्गत यूएसए के साथ हमारे रिलेशन इन दो इश्यूज से आज के दिन बढ़ोतरी में है, समर्थन में है। चाहे 9/11 के टेररिस्ट अटैक के बाद भारत के वर्जन को स्वीकार करना और पाकिस्तान को घोषित करना कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने वाला देश है, चाहे वो अलकायदा का मैटर हो, चाहे दूसरे इश्यूज हो। और इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक पॉलिसी के अंतर्गत भारत के वर्जन की स्वीकृति, ये इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता को दर्शाता है। जहां तक रसिया का संदर्भ है, देखिए इसको दो फेज में अपने को विचार करना चाहिए। बिफोर डिसइंटीग्रेशन हमारे भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ 1971 की जो पॉलिसी है, जो फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन की ट्रीटी है, उसने बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट भारत को दिए। मिलिट्री के अंदर जो भी हमारी स्ट्रेंथ है उसका 80% जो इक्विपमेंट है वो हम फॉर्मर यूएसएसआर से खरीदते रहे हैं। आज के दिन हम अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से उन सैन्य उपकरणों को इसलिए खरीद रहे हैं कि फॉर्मर यूएसएसआर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत हैवी हैं, साइज में बड़े हैं, पोर्टेबल नहीं है। और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अपने आप को भूतपूर्व सोवियत संघ के रिप्रेजेंटेटिव रसिया के साथ अब दोबारा से मिलिट्री इक्विपमेंट्स की प्रोसेस के अंतर्गत अपने यहां अपने देश में प्रोडक्शन में समर्थन और टेक्निकल असिस्टेंस के तौर पर देख रहे हैं, जिसमें रसिया हमारी मदद कर रहा है। इसलिए ये जो डिस्कशन थी, मैं मेरी तरफ से इसको इस विचार को यहाँ कंक्लूड करते हुए डॉक्टर विजय से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है किसी बच्चे का कोई पर्सन है तो उस हाउस ओपन है, और इसके बाद मेरा तुरंत कहीं दूसरी जगह लेक्चर है, थोड़ा सा कम समय में इसको यदि समाप्त कर सकते हैं तो इसको देखिएगा। सभी पार्टिसिपेंट एक बार एक ग्रुप फोटो के लिए कैमरा ऑन कर ले।
You all participants, please switch on your cameras for a group photograph. Yes. Some more, please. एक अच्छी पिक के लिए सभी कैमरा ऑन होंगे. धन्यवाद सर. मैंने स्मार्ट डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आरडीसी कॉलेज प्रिंसिपल सर, स्टूडेंट्स, समस्त स्टाफ, मैनेजिंग कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी छोटी सी गुजारिश पर हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और एक बेहतरीन लेक्चर के साथ, बेहतरीन जानकारियों के साथ बच्चों को लेक्चर के बारे में समझाया. इंडिया यूएसए रिलेशन के इंडिया यूएसए एंड रशिया रिलेशन के बारे में. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. धन्यवाद सर. स्टूडेंट्स, अगर आपका किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप सर से कर सकते हैं. किसी तरह की क्वेरी है? किसी तरह के क्वेश्चन आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच सर. ठीक है मैडम. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. आपने मुझे समय दिया. आपके कॉलेज के प्रिंसिपल का धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर विजय, डॉक्टर विकास, जो दूसरे फैकल्टी मेंबर्स हैं कंप्यूटर साइंस के आपके कॉलेज में, और जो टीचर्स इसमें जुड़े हुए थे, उन्होंने जो पेशेंटली मुझे सुना, मेरे आइडियाज़ को सुना, उसके लिए धन्यवाद. अब मैं एग्जिट कर सकता हूँ. जी सर. जी, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. स्टूडेंट्स, आप भी लीव कर सकते हैं लेक्चर को.